चैप्टर नंबर 4 भी अपना पैकअप हो गया था, डिपॉजिट्स वाला। नया टॉपिक जो है चैप्टर 5 नहीं ले रहा हूँ आज, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सुन लो, चैप्टर नंबर 13 पेज 280। एक सिंपल सा चैप्टर है और आज जो अभी एसबीईसी में पढ़ रहे थे उससे कनेक्टेड भी है, तो और जल्दी आपको समझ में आएगा। चैप्टर 13, ठीक है, बातें नहीं, बस ध्यान देना। पेज 280 पे आ जाओ। यहाँ पे बात हो रही है ई गवर्नेंस की, और अगेन अपना MCA 21 या MCA की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो SBEC वाले अपने टॉपिक से काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे रिलेट हो जाएंगे और वो उस हिसाब से जल्दी कवर हो जाएगा, तो वैसे अपने स्टार्ट कर रहे हैं। अब ई गवर्नेंस की जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, अभी भी हम देख रहे थे कि सारा प्रोसीजर जो फिजिकल फॉर्म फाइलिंग से ऑनलाइन पे उन्होंने शिफ्ट किया, उसी ई गवर्नेंस की बात यहाँ पे हो रही है। पहले सारा काम फिजिकली हो रहा था, आपको ROC के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे टोकन नंबर लेके लाइन में लगो। कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना एक हेडेक से कम नहीं था, और सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी अपने को एज अ प्रोफेशनल या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज जो ROC का ऑफिस है, जैसे गुजरात में ROC का ऑफिस अहमदाबाद में, तो अगर आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके एक्चुअली में अहमदाबाद जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ROC की लाइन में लग के वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेरिफिकेशन करवा के वापस आना। तो प्रोफेशनल्स के लिए ना अहमदाबाद ROC में जाके काम करवाना रेगुलर था, और अगर आप अहमदाबाद में नहीं रहते हो तो दूसरे सिटी से आपके लिए रेगुलर वहाँ पे अप डाउन करने वाली बात हो जाएगी। ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि हम हर चीज़ को ऑनलाइन कन्वर्ट करें और डिजिटाइज करें, और आज जो अपने डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव गवर्नमेंट का देख रहे हैं, ये अभी ऐसा नहीं है कि लास्ट 2-4 साल में शुरू हुआ है। ये प्रोसीजर एक्चुअली में लेट 90s में ही स्टार्ट हो गया था, जब टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, इंटरनेट सेटअप हुआ, कंप्यूटर सिस्टम आने लगे, मोबाइल फोन्स आने लगे। ये तब से गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि हमें नियर फ्यूचर में ऑनलाइन शिफ्ट होना ही है और डिजिटाइज तो करना ही है। तो अर्ली 2000 से जो प्लानिंग चल रहा था, इम्प्लीमेंटेशन अपने पेस पे अपने तरीके से हुआ, बिकॉज सेटअप था ही नहीं। एक इतना बड़े कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना वो सबसे बड़ा हेडेक है। पहले तो नेटवर्क तो चाहिए कि नहीं, उसके बाद ये सब बातें हो पाएंगी। फिर वेबसाइट डेवलपमेंट करना है आपको, सर्वर उस लेवल के चाहिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उतनी क्विक, फास्ट और अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये ओवर द ईयर्स धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने अचीव किया, लेकिन इसकी प्रमोशन उतनी नहीं हुई थी। लास्ट 2-4 साल में गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका प्लानिंग आप समझ लो 20 ईयर्स पहले स्टार्ट हो गया था। ये लास्ट 5 ईयर्स की बात नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको अभी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं कि सारी चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दी। तो जो प्रोफेशनल्स को अहमदाबाद जाके लाइन में लग के कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने पड़ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स के बंडल उठा के लेके जा रहे थे, वो सब काम आप अपने घर पे बैठ के एनी टाइम 24/7 कभी भी कर सकते हो। एक तो सरकारी ऑफिस है तो टाइम स्लॉट लिमिटेड होता था, उसमें भी आपको जाना है तो और भी लोग आए हुए हैं, फिर नंबर लगेगा नहीं लगेगा आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम होगा तो कैसे होगा। आप बैंक में चले जाओ, वर्किंग आवर्स उनके लिमिटेड है, तो 10 साढ़े 10 बजे आएंगे, 3:30-4 बजे के बाद जाओगे तो मुंह बनाएंगे कि अभी क्यों आए, कल क्यों नहीं आ सकते थे। ये सब चीज़ें होंगी। ऑनलाइन में प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वेबसाइट तो 24/7 काम कर रही है और आप अपने कन्वीनियंस पे किसी भी लोकेशन पे बैठ के काम कर सकते हो। तो एज अ प्रोफेशनल अपने लिए हेडेक खत्म हो गया है। अब एक यंग कंपनी सेक्रेटरी अपने घर पे बैठ के लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन लेके ऑनलाइन काम कर सकता है, पेमेंट्स ऑनलाइन कर सकता है, फिजिकल काम की जरूरत नहीं है। तो ये ई गवर्नेंस की तरफ जो शिफ्ट उन्होंने किया, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, MCA ने जो अपनी वेबसाइट प्रिपेयर की जिसपे आज सारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उस पोर्टल को नाम दिया गया MCA 21, जो आपको टाइटल में दिख रहा है। वो 21 का क्या कंसेप्ट है, वो उन्होंने बोला 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी। तो जैसे हम 2000s में आए तभी से ये प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, तो 21st सेंचुरी में हम डिजिटाइज करेंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएंगे, इसलिए वो पोर्टल का नाम रखा है MCA 21। और वेबसाइट का तो mca.gov.in है, लेकिन जो MCA 21 पोर्टल बोलते हैं, दैट 21 स्टैंड्स फॉर 21st सेंचुरी। क्लियर, ये पता चला। इंट्रोडक्शन में जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी, बाकी की चीजें देख लेते हैं। MCA एंड इट्स लीगल वैलिडिटी में उन्होंने कंपनीज एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ एक सेक्शन है 398। क्या बोल रहा है वो कवर करते हैं, देखो क्या है इसमें। इट हैज प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये सब उन्होंने वहाँ पे लिख दिया एक्ट में, ये सारी चीजें अब ऑनलाइन हो सकती है, उसको एक लीगल रिकग्निशन दे दिया। सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 6 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है JIGL में, वही चैप्टर है अपना। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स so as to require from such date as may be prescribed such applications, balance sheet, prospectus, return filing,
declarations, memorandum articles, particulars of charges, or any other particular or document as may be required to be filed or delivered under this act or rules shall be filed in electronic form. तो इन शॉर्ट ये सेक्शन में बोल दिया कि अब गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को मैंडेटरी कर सकती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, और सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्ट में उसको ये पावर दे दिया, और फिर हम देख रहे हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होने लगा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में, such documents, notice, any communication or intimation as may be required to be served or delivered in electronic form and authenticated in such manner as may be prescribed. ऑथेंटिकेशन का काम अपने पास ही आता है, जो सर्टिफिकेशन की बात हो रही है ना ई फाइलिंग से पहले, ये वही ऑथेंटिकेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा पॉइंट। सच इंस्पेक्शन, अगेन वही बातें समझाइए कि सारा प्रोसीजर जितना भी है ऑनलाइन हो सकता है, जो भी हम कंपनीज एक्ट में पढ़ रहे हैं वो बेनिफिट हो गया। फीस और चार्जेस भी आपको ऑनलाइन पे करने हैं, फिजिकल पेमेंट की भी कोई नीड नहीं है, बैंक में जाके वो चालान भरो वो सब की भी नीड नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट चलेगा। ये फैसिलिटी आ गई। इसी बारे में पीछे रूल में भी मेंशन किया हुआ है और उसमें भी सेम बात रिपीट की हुई है, तो अपने आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एमसीए। अब यहाँ ऑफिस के बारे में बताया हुआ है, ये जो टर्म्स है वो आप देख लो। जो आरओसी का ऑफिस है अहमदाबाद में, जैसे अपने गुजरात के लिए है, तो वो पहले फ्रंट एंड ऑफिस था। फ्रंट एंड ऑफिस का मतलब कुछ भी काम है तो वहां पे जाके आपको काम करवाना है। लेकिन अब जब से ये ऑनलाइन पोर्टल आ गया, अब आरओसी अहमदाबाद जाने की नीड बहुत मिनिमम है। तो अब वो जो ऑफिस है वो फ्रंट एंड नहीं, वो बैक एंड ऑफिस हो गया। बैक एंड का मतलब है कि वहाँ सारा प्रोसीजरल काम हो रहा है, क्लाइंट हैंडलिंग का काम नहीं हो रहा है। तो एज अ प्रोफेशनल आपको आरओसी अहमदाबाद ऑफिस जाके वहाँ पे कोई काम फिजिकली करवाने की जरूरत ही नहीं है। अब जो वहाँ का स्टाफ बैठा है ना, वो डे टू डे फिजिकली लोगों को अटेंड नहीं करता है। वो क्या कर रहा है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती है उनको वहाँ पे बैठ के प्रोसेस करता है। तो इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ 1 to 1 उसकी जरूरत ही नहीं, अब सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो। ये इनकम टैक्स में भी हो रहा है, ये जीएसटी में तो स्टार्टिंग से ही है कि फिजिकली आपको वहाँ जाना ही नहीं है, जो काम है वेबसाइट पे करो। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाता है, जो वहाँ का गवर्नमेंट स्टाफ है उनका बर्डन भी कम हो जाता है। नहीं तो 100 लोग रोज आते हैं मिलने, उनसे बात करो, उनकी क्वेरी सॉल्व करो, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। और इससे बेटर है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आया, अपनी कन्वीनियंस पे वेरीफाई करते रहो, जो फॉल्ट है ईमेल करके उनको अपडेट कर दो। फिजिकली किसी से बात करने की, पर्सनली बात करने की नीड नहीं है, और लोगों को अटेंड करने की नीड नहीं। इससे ह्यूमन रिसोर्स भी फ्री हो जाता है। ये भी एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का जो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आपको ये फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस क्या होता है, ये मीनिंग ध्यान में रखना है। अब ये फ्रंट ऑफिस जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें कुछ बाइफर्केशन है। एक बोला है वर्चुअल फ्रंट ऑफिस और दूसरा बोला है रजिस्ट्रार्स फ्रंट ऑफिस। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया, तो देख लेते हैं वर्चुअल वाले में क्या है। बोला इट इज वन ऑफ द वेरियस चैनल्स अवेलेबल टू स्टेक होल्डर्स टू एनेबल देम टू डू द स्टैट्यूटरी फाइलिंग विद आरओसी ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। इट मियरली रिप्रेजेंट्स अ कंप्यूटर फैसिलिटी। वर्चुअल का मतलब जो रियल नहीं है, फ्रंट ऑफिस वर्चुअल है मतलब वो रियल ऑफिस नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप से जो काम कर रहे हो वो आपका वर्चुअल फ्रंट ऑफिस ही है। तो आरओसी तो आपके लिए अब पूरे इंडिया में कहीं भी अवेलेबल है। कोई पूरे इंडिया में कहीं भी बैठ के कहीं से भी आरओसी से इंटरेक्ट कर सकता है, पेपर वर्क कर सकता है। तो वर्चुअल फ्रंट ऑफिस इज योर लोकेशन इटसेल्फ, जहाँ पे बैठ के भी आप काम कर रहे हो। अब आप घर पे बैठ के काम करो, ऑफिस पे बैठ के काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये प्लस पॉइंट हो गया है कि आपको ऑफिस सेटअप का भी खर्चा करना नीडेड नहीं है। जो इनिशियल अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सीएस बन के पहले कुछ जॉब में एक्सपीरियंस लिया, खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट की। ऑफिस खरीदने की क्या जरूरत है, आप क्लाइंट के वहां जाके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, जो भी डेटा है उससे मंगवा लो। आप फाइलिंग का काम तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो। तो कितने यंग प्रोफेशनल्स अपने घर पे बैठ के अपना लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कोई सेटअप की जरूरत ही नहीं। हाँ, फिर स्टाफ रखना होगा, सेटअप बढ़ाना होगा, जब वो फाइनेंशियली उस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे तब अपना ऑफिस सेटअप करेंगे तो चलेगा। इनिशियली कोई ऐसा बर्डन नहीं है, और आरओसी ऑफिस तो जाना ही नहीं है, तो आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सबके लिए कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है आपको अगर ये काम करना है तो। ये इसका एक एडवांटेज है। तो वर्चुअल ऑफिस मतलब आपका खुद का घर जहाँ पे भी बैठ के आप काम करो, नथिंग न्यू। रजिस्ट्रार्स फ्रंट ऑफिस में क्या बोला है वो देखते हैं। टू फैसिलिटेट द चेंज फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल, द मिनिस्ट्री स्टार्टेड ऑफिसेज नोन एज द रजिस्ट्रार्स फ्रंट ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ने भी इनिशिएटिव लिया कि अगर किसी के पास अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं है तो हम वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए सेंटर सेटअप करेंगे, ये बोला है, ताकि लोग डिजिटल फाइलिंग को सीरियसली ले और उस पर शिफ्ट करें। It is one of the various channels available to stakeholders to enable them to do the filing with ROC across the country's registrars. Front offices are managed and operated by the operator RFO, has all facilities which are required for online filing. ये ऐसा हो गया कि साइबर कैफे ओपन कर दिया। पहले यही होता था, अपने पास घर पे कंप्यूटर नहीं है, साइबर कैफे पे जाके वहां से वो फैसिलिटीज यूज कर सकते हो, और जितना आप यूज कर रहे हो उसका चार्जेस पे कर दो, सेटअप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे यही बोला है कि अगर आप इनिशियली अपने लैपटॉप पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, उतना भी आपको फंड नहीं स्पेंड करना है,
तो आपको फाइलिंग सेंटर्स ओपन करके दे दिए, आप वहां जाके उनकी फैसिलिटी यूज करके वहां बैठ के भी काम कर सकते हो। ये साइबर कैफे जैसी फैसिलिटी हो गई और कुछ नहीं। तो इसको नाम क्या दे दिया, रजिस्ट्रार्स फ्रंट ऑफिस, क्योंकि ये रजिस्ट्रार की तरफ से वो लोग खुद मेंटेन कर रहे हैं, ये बोला हुआ है। दिस ऑफिस इज मैनेज बाय एमसीए एंड प्राइवेट एंटिटीज को तो एनरोल कर ही लेते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, यही बड़े नाम है। दे प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ MCA 21 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। कोई पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे, जिससे आपके ऊपर कोई कॉस्ट बर्डन आ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको यूज कर सकते हो। इससे अच्छी तो फिर फैसिलिटी हो ही नहीं सकती। तो बैक ऑफिस की बात मैंने आपको बता दी कि अब ROC अहमदाबाद जो है बैक ऑफिस है, आपको वहां जाना नहीं। जैसे MCA ने सेटअप किया ना ये रजिस्ट्रार्स फ्रंट ऑफिस का, इवन प्रोफेशनल बॉडीज ने भी ये सेटअप किया। जैसे ICSI अपना इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने भी ये सेटअप किया। उन्होंने बोला हम भी अपने सेंटर सेटअप करेंगे अलग अलग सिटीज में, जिनका नाम रखा है सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर्स। तो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, प्रोफेशनल हो, तो ICSI की तरफ से जो फाइलिंग सेंटर है, आप वहां बैठ के भी ये फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। ये भी वो साइबर कैफे वाला ही सेटअप हो गया, ठीक है, ये बोला हुआ है। और कितने ऑफिस सेटअप किए, क्या किया, वो सब बता रखा है। In order to provide the companies to do their e-filing, professional institutes, their regional councils, local chapters, individual practicing members, and firms of professionals were authorized to create and set up the required facilities for facilitating the e-filing process. The certified centers set up by the professionals are over and above the 53 registrars front offices set up by MCA. वो उनके ऑफिसेज अलग है, उन्होंने कुछ 53 ऑफिसेज पूरे इंडिया में अलग अलग सिटीज में सेटअप कर रखे हैं। ICSI, ICAI के जो ऑफिसेज है वो अलग है, तो उसके एडिशन में ये फाइलिंग सेंटर सेटअप किए गए। दैट इज बाय मिनिस्ट्री एंड दिस इज बाय द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये और एड ऑन हो गए और टोटल नंबर बढ़ जाएगा। While the services available from the facilitation center set up by the ministry are without any charges, services provided by these centers entail payment of service charges. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ICSI, ICAI, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट, तो वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए फीस चार्ज करेंगे, नॉमिनल चार्जेस आपसे ले सकते हैं। जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो फ्री है, वहां पे वो लोग कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, तो ये डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स क्या है ये MCA 21 पोर्टल के। कब से अपन वही बात कर रहे हैं ना, ROC, RD, MCA के साथ फिजिकल इंटरफेरेंस या आपको फेस टू फेस वहां जाना पड़े, ये सब काम खत्म हो गया। टाइम एनर्जी बचेगी, पैसे बचेंगे, बार बार ROC जाना पड़ेगा, वो सब खर्चा आपका बचेगा, तो ऑब्वियसली कन्वीनियंस हो गई, दैट इज द बेनिफिट। डेटाबेस का बहुत अच्छा इफेक्टिव यूज हो पा रहा है, ऑनलाइन जाने से ये एक फायदा हुआ है। जैसे अपने डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, ध्यान है आपको, 20, ठीक है, 20 कंपनीज में। पहले ये सब जब फिजिकल फाइलिंग होता था ना, तो कुछ ट्रेस ही नहीं हो पाता था। अब एक पर्टिकुलर इंसान एट अ टाइम कितनी कंपनी में डायरेक्टर है, कितने डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद पता चलेगा। तब तक तो उसकी डायरेक्टरशिप का एक आध टर्म खत्म भी हो गया होगा, 20 के बदले ज्यादा कंपनीज में कौन चेक कर रहा है। ऑनलाइन सारा फाइलिंग होने से डेटाबेस बन गया, जो अपने कंप्यूटर्स में डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो चीज हो गई। तो अब ऑनलाइन अगर ये चीजें ट्रैक करनी है, तो विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा कि कौन एट प्रेजेंट कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है और कौन से में नहीं। तो इसको वेरीफाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बिकॉज ऑनलाइन प्रोसेस है, सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो डेटाबेस जो बना उसका इफेक्टिव यूज करना कंपनीज मतलब MCA के लिए भी ज्यादा ईजी हो गया, ROCs के लिए भी ईजी हो गया। ये भी एक एडवांटेज यहाँ पे इन्होंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, बेटर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया वही था, कंप्लायंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इमीडिएट वेरीफाई हो सकता है। म्यूचुअली बेनिफिट दोनों के लिए रहेगा ना, ROC MCA के लिए तो फायदा है, इवन आपके और मेरे जैसे प्रोफेशनल्स और कंपनी के मैनेजमेंट के लिए भी ये काम ईजी हो गया, क्योंकि वो कहीं से भी इस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिर्फ हेड पॉइंट्स ध्यान रखने। इफेक्टिव ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन। ड्यू डिलीजेंस का मतलब कोई चीज वेरीफाई करना। अभी कंपनी का मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, अगर आपको पढ़ना है, आप MCA की वेबसाइट पे इमीडिएटली जाओ, कंपनी का नाम एंटर करो, MCA की वेबसाइट पे रिक्वायर्ड बेसिक फीस पे करो और मेमोरेंडम की कॉपी ओपन हो जाएगी, आप पढ़ सकते हो। तो ये कितना कन्वीनियंट हो गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, ड्यू डिलीजेंस या वेरिफिकेशन का काम ईजी है। अगर आप कोई कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है ना मेमोरेंडम आर्टिकल्स को पढ़ के फिर आगे बढ़ना, वो पढ़ने का काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो इससे अच्छा तो एडवांटेज हो ही नहीं सकता। तो ये ऑनलाइन जाने का एक फायदा है। एफिशिएंट सर्विसेज बाय प्रोफेशनल्स, आप भी अपने क्लाइंट को बेटर सर्व कर सकते हो, क्योंकि काम सारा ऑनलाइन करना है। बार बार अहमदाबाद नहीं जाना है कि बोले मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये है वो है, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। इमीडिएट रिस्पॉन्ड करने का फायदा आपको मिलेगा और इससे आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होगा और आपको टाइमली काम भी मिलेगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो तो होने ही वाला है, पेपर बचेगा, बार बार जाना नहीं पड़ेगा, पेट्रोल बचेगा, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, और पैसे भी बचेंगे आपके, ठीक है, तो पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया। नेक्स्ट,
बाकी वही बोला, एमसीए की सारी सर्विस ऑटोमेट हो गई, बेनिफिट्स रिपीट है, उसको जाने देते हैं। आगे देखते हैं सर्विसेज ऑफर्ड में क्या क्या बोला। ये पोर्टल पे आपको क्या सर्विसेज मिल रही है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप इशू करवा सकते हो, ये अपन ने बात की थी ना पहले आईटी एक्ट में भी। डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑनलाइन किसी फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना हो तो एक यूनिक पासवर्ड आपके नाम पे आप इशू करवा सकते हो, पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर होता है, वो पॉइंट है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए अप्लाई करना है, एमसीए की वेबसाइट अलाउ करती है। डिन नंबर के लिए अप्लाई करना है, किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या उसका डेटा देखना है। चार्जेस का इंडेक्स, ये जो अभी चैप्टर 5 आपका आ रहा था ना, वो चार्जेस के ऊपर ही बात कर रहा था, मैं जब पढ़ाऊंगा उसमें आएगा। किसी भी असेट के ऊपर कंपनी की कोई चार्ज क्रिएटेड है इन फेवर ऑफ बैंक, इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड डेट होल्डर्स, तो वो चार्ज आप वेरीफाई कर सकते हो एमसीए की वेबसाइट से। पता चल जाएगा असेट खरीदने से पहले कि इस पे कोई लोन वोन या कोई डेट तो नहीं है, या फिर ये असेट फ्री है, हम परचेज कर सकते हैं। वो वेरिफिकेशन का पावर आपको एमसीए के पोर्टल पे मिलता है। अब नेक्स्ट जो पूरा पॉइंट है ना, वो एलएलपी के बारे में भी बात कर रहा है। एलएलपीज का भी सारा जो टेक्निकल मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो एमसीए के पोर्टल पे ही हो रहा है, डिफरेंट वेबसाइट नहीं है। जो एमसीए की वेबसाइट है दैट इज फॉर कंपनीज एज वेल एज फॉर एलएलपीज। नो डाउट दोनों का ऑपरेटिंग एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट 2013 इज डिफरेंट, एलएलपी एक्ट 2008 अलग है, लेकिन पोर्टल सेम यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो सेम यूज हो रही है, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये एलएलपी वाली भी सारी सर्विस यहाँ पे कवर हो जाएगी। शॉर्ट में आप इतना ध्यान रखना, कंपनी की सर्विसेज तो यहाँ कवर हो ही रही है। कोई कंप्लेंट्स हो तो भी आप इसके ऊपर फाइल कर सकते हो, वो ग्रीवियंसेस वाला ऑप्शन भी है। ये सब बता दिया, बाकी चीजें रिपीट है। अच्छा, ट्रेडमार्क के बारे में सर्च करना हो वो यहाँ पे हो सकता है, वो भी आप ध्यान रखना। ट्रेडमार्क के बारे में आइडिया है ना, बिजनेस नेम किसी एंटिटी का, तो उसका भी एक यूनिक नेम होता है ना, आप किसी का ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकते, तो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, अवेलेबल है, जो आप ढूंढ रहे हो, ये सब चीजें भी यहाँ वेरीफाई हो सकती है। और इन्वेस्टर सर्विसेज में एक आईपीएफ की बात हो रही है, ये चैप्टर 6 में कवर कराऊंगा डिविडेंड वाले टॉपिक में। अभी आप इसको सिर्फ नोट करके छोड़ दो चलेगा, वहां पूरा आंसर आने ही वाला है। फिर ये ट्रैकिंग स्टेटस की बात हो रही है, ये तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने कोई ऑनलाइन कभी कुछ परचेजेस किए हो, तो आप जैसे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो, ट्रैकिंग आईडी, शिपमेंट आईडी या ऐसे ट्रैकिंग स्टेटस नंबर आता है कि आपको ट्रैक करना हो कि आपका ये प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, तो ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रेस कर सकते हो, तो वही ट्रैकिंग स्टेटस की बात हो रही है। कंप्लेंट फाइल करोगे तो भी एक कंप्लेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, डन, यहाँ तक पता चला, ये सब चीजें क्लियर। आगे देखें ई सर्विसेज में और क्या बातें हो रही है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, वो रिपीट स्टोरी है, जाने दो उसको। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की बात तो अपन ने अभी आज कर ही ली थी। फिर सीआईएन नंबर के बारे में बोला है, इसमें वो 21 डिजिट्स के सीआईएन नंबर की स्टोरी है। डब्ल्यूटी में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो 21 डिजिट्स का क्या मतलब होता है। इट इज अ कोड नंबर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट डिजिट जो है वो लिस्टिंग स्टेटस बताता है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, तो या तो यू लिखा होगा या एल लिखा होगा, उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट 5 डिजिट्स में कोड नंबर होगा, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो उसके हिसाब से एक 5 डिजिट का कोड नंबर होता है, वो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जो उनके टेरिफ में से या उसमें से आप देख सकते हो। नेक्स्ट 2 डिजिट स्टेट के ऊपर होते हैं कि कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, गुजरात में है तो जी जे लिखा होगा, महाराष्ट्र में तो एमएच होगा, उस तरीके से। नेक्स्ट 4 डिजिट्स आर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से साल में आपने इनकॉर्पोरेशन किया। उसके बाद के 3 डिजिट, पीटीसी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंपनी, पीएलसी पब्लिक कंपनी, जीओआई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, तो ये सब चीजें लिखी होती है। और लास्ट 6 डिजिट जो है वो एक रोल नंबर होता है। तो ऐसे मिला के टोटल 21 डिजिट्स का एक यूनिक नंबर बनेगा, और कोई भी कंपनी का आपको ये नंबर ढूंढना, आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हो। वैसे ही फॉरेन कंपनीज के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसको अपने बोलेंगे FCRN या फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। डिन नंबर के बारे में यहाँ बात हो रही है, कंपनीज एक्ट में मैं और डिटेल में बताने ही वाला हूँ, जो दूसरे अपने पार्ट बी के चैप्टर है उसमें आएगा ही, तो डिन नंबर पे अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलेगा। इट इज ओके, आप सिर्फ रीड कर लोगे तो भी समझ आ जाएगा, जितना मीनिंग मैंने बताया उतना तो इसमें लिखा ही है। प्रोसीजर अपने पार्ट बी में कवर करेंगे आगे। डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन इंस्पेक्ट करना हो एमसीए के पोर्टल पे हो सकता है, ये फैसिलिटी भी है। बहुत बेसिक बातें बताइए, इंस्पेक्शन को लेके सारे पॉइंट्स दे रखे, उसको जानने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आना, इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन ई फाइलिंग। इसमें से काफी सारे टर्म्स आपको पता होंगे, अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम या ईमेल सिस्टम का भी यूज किया होगा तो इसमें कुछ भी नया नहीं, और रजिस्ट्रेशन आपने सीएस में करवाया ही है, उससे रिलेटेड टर्म्स है। एक प्रीफिल वाला ऑप्शन बोला हुआ है, अब प्रीफिल वाला ऑप्शन आप भी यूज करोगे। अभी आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, अब एग्जाम फॉर्म जब फिलअप करोगे तो वो भी ऑनलाइन है, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन नंबर आया वो आप एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, तो पोर्टल के ऊपर आपकी बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास है। वो फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, वो सब वापस देना है क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करो, मॉड्यूल सिलेक्ट करो,
पेमेंट मोड सिलेक्ट करो एंड हो गया। तो बाकी डिटेल्स आपको फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली वापस फाइल करने की जरूरत नहीं। जब फिजिकल फॉर्म्स होते थे ना तो ये सब कुछ वापस सबमिट करना पड़ता था, फिर से पूरा डिटेल फाइल करो। मतलब एग्जाम फॉर्म भरने में भी आधा दिन हमारा वेस्ट होता था, क्योंकि जो चीज़ें ऑनलाइन अभी आपकी प्री फिल्ड है, ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, वो फॉर्म में तो फिर से लिखनी ही पड़ेंगी। फॉर्म में ऐसा नहीं होगा कि पैसे दे दिए, मॉड्यूल सिलेक्ट कर ली। फॉर्म में मेरा नाम, एड्रेस, पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल, ये वो सब कुछ लिखना है। ब्लॉक लेटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हैंड राइटिंग भी उनको समझ नहीं आएंगे। तो जो ब्लॉक लेटर में लिखूंगा उसके नीचे OMR वाला ऑप्शन भी होता है। ए लिखा तो नीचे ए सर्कल करो, बी लिखा तो बी सर्कल करो, क्योंकि हैंड राइटिंग ब्लॉक लेटर में भी किसी किसी के इतने खराब होते हैं ना कि उसमें भी समझ में नहीं आता क्या स्पेलिंग लिखी है। तो ऐसे फॉर्म भरवाते थे, तो पूरा दिन फॉर्म भरने में टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, पेमेंट करने के लिए फिर बैंक जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके आओ, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं। इतना बोरिंग काम है ना, आज आपको बोलूंगा करने के लिए, आप बोलोगे फॉर्म ही नहीं भरना है, क्योंकि उसके बदले जो सिस्टम आया वो इतना कन्वीनियंट है कि आप मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। इसके बदले हमारा एक फॉर्म भरने में पूरा दिन जा रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बेनिफिट हो गया कि प्रीफिल का ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा। अटैचमेंट तो वो आपका ईमेल वाला ही ऑप्शन है। ईमेल में जो अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, आप फाइल अपलोड कर सकते हो, सेम पॉइंट। मॉडिफाई करना है तो आप फॉर्म में चेंजेस भी कर सकते हो। रेडियो बटन क्या होते हैं, कुछ आइडिया? ऑप्शन आता है, या तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, वो EET में जो आपने एग्जाम दिया उसमें था ना, मल्टीपल ऑप्शन तो सिलेक्ट हो नहीं रहे थे, दैट इज अ रेडियो बटन, तो वो रहेगा। चेक बॉक्स आएगा टिक करने के लिए कोई ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन और ये सब चीजें हैं, तो ये तो एक वेब फॉर्म में होती हैं। टेक्स्ट बॉक्स होता है कुछ टाइप करना हो तो। कंट्री कोड, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। अच्छा, आगे की बात सुन लो। एक चेक फॉर्म करके दिया हुआ है, वो देख लो। चेक फॉर्म जनरली आता है जब आप पूरा एक ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना, तो लास्ट में एक वो टिक मार्क वाला ऑप्शन आता है कि भाई टिक कर लो कि ये सब चीजें आपने अपलोड कर दी या नहीं, और वो टिक करते जाओगे तो वेरीफाई होती जाएगी। क्लियर, ये पता चल रहा है? आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी स्टार्टिंग में आता है ना, तो टिक करो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ो, स्टार्टिंग में आ जाता है। तो फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, वो आप चेक बॉक्स टिक करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, तभी वो सबमिट होता है। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे रहेगा, वो रिमाइंड करा देते हैं कुछ रह नहीं गया, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बहुत सारे ना ये ऑनलाइन फॉर्म में प्रोग्रामिंग में बहुत गड़बड़ होती है, जिस तरीके से उसको फ्रेम किया होता है, आपने कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर्म पूरा भरा, लास्ट में सबमिट किया, अब कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें आप डेटा भरना भूल गए, तो ये क्या होता है, वो रेड बॉक्स आ जाता है, स्टार मार्क आ जाता है, मैंडेटरी फील्ड है, कुछ ना कुछ डेटा भरो। बट प्रोग्रामिंग इतनी खराब होती है ना, वो फॉर्म पूरा रीसबमिट हो जाता है, मतलब वापस आ जाएगा, और जो डिटेल आपने भर दी थी वो भी चली जाएगी, तो सारी डिटेल वापस फिलअप करनी पड़ती है। ऐसा बहुत बार ना उसमें वो कोडिंग में ये एरर होते हैं। कितनी जगह फॉर्म में ऐसा होता है कि जो डिटेल मिसिंग है सिर्फ उसको हाईलाइट करेगा, बाकी रहेगी। तो बहुत बार ऐसा होता है पूरा रीसबमिट ही हो गया, वापस से फाइल करो और सारा डेटा चला गया, तो फिर से वापस फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फिर आप भी 4 बार चेक कर रहे हो यार, कोई फॉर्म, कोई बॉक्स रह तो नहीं गया। अब कहीं ऑप्शनल भी लिखा होता है तो अपने डेटा भर देते हैं कि क्या पता इसकी क्वेरी निकाली, वापस फॉर्म ब्लैंक हो गया, फिर से पूरा भरना पड़ेगा, तो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्री स्क्रूटिनी का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो, लास्ट में सबमिट करोगे तो सिस्टम एक बार उसको वेरीफाई कर लेगा। कुछ मिसिंग लगेगा तो वो पहले हाईलाइट कर देगा कि आप ये करेक्ट कर दो, ताकि सबमिट करने के बाद कम से कम एरर्स आए और वो एक ही बारी में ओके हो जाए। इसके लिए फिर सबमिट कर दो, लास्ट में इम्प्लाइड है। एडेंडम टू द ई फॉर्म, एडेंडम का मतलब कोई चीज ऐड करनी हो, एडिशंस। तो फॉर्म भरने के बाद आपको और कोई चीजें अपलोड करने की जरूरत पड़े, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कुछ डेटा ऐड करना है, तो उसका ऑप्शन होना चाहिए, तो उसको एडेंडम बोला जाता है, जनरल वर्ड। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। प्री सर्टिफिकेशन इसका लास्ट पार्ट है। अपने लिए सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे ई फॉर्म्स सबमिट करने से पहले वहाँ पे कंप्लायंस होता है कि प्रोफेशनल से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, CA, CS या CMA। बट मोस्टली कंपनीज एक्ट के सर्टिफिकेशन का जो काम है वो अपने पास ज़्यादा आता है, तो अपने लिए अच्छा स्कोप है। हर फॉर्म के लिए आप एक नॉमिनल फीस चार्ज कर सकते हो। जितनी कंपनीज का काम आपके पास होगा, उनके सारे फॉर्म्स आप सर्टिफाई करोगे पूरे साल में, तो अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्टिफिकेशन की नेसेसिटी क्या है? इम्प्लाइड है, एक प्रोफेशनल पहले से अगर वेरीफाई करेगा और फिर फॉर्म अपलोड होंगे तो फॉर्म में गलतियां नहीं होंगी, ROC का काम भी बचेगा और बाद में करेक्शंस की मेहनत कंपनी की भी बचेगी। तो इसलिए प्री सर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो होना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट्स बोले। इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, ई गवर्नेंस।